प्रथम पत्र के सेक्शन ए में आपने सिलेबस में जाना कि मैथिली भाषा का इतिहास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है और भाषा विज्ञान में क्या क्या है। अब प्रथम पत्र का जो सेक्शन बी है उसमें साहित्य का इतिहास है। सेक्शन ए में थे भाषा का इतिहास और भाषा विज्ञान, और सेक्शन बी में है मैथिली साहित्य का इतिहास। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं आप सभी को कि विदेह आईएएस के अंतर्गत ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो चलते ही थे, पर छात्रों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब विदेह आईएएस जो है ऑफलाइन कक्षाएं भी संचालित करती हैं। विदेह आईएएस के अंतर्गत मैथिली भाषा एवं साहित्य वैकल्पिक विषय यूपीएससी के लिए ऑफलाइन कक्षाएं भी चलने लगी हैं। तो आपको इस संबंध में विशेष जानकारी कोई चाहिए तो आप ऊपर दिए गए इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो YouTube चैनल है विदेह आईएएस, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो बेल का बटन है उसे दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथिली भाषा एवं साहित्य यूपीएससी के लिए जो भी वीडियो अपलोड मैं करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में जो पहला टॉपिक है वो है मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। किसी भी भाषा साहित्य की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पृष्ठभूमि होती है, और उसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द जो है उस भाषा साहित्य में साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना साहित्यकारों द्वारा की जाती है। तो मैथिली भाषा एवं साहित्य का भी जो है एक बहुत प्राचीन पृष्ठभूमि इसकी रही है। धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मिथिला जो है सनातन काल से, प्राचीन काल से ही वैदिक कर्मकांड का अनुयायी रहा है। यहाँ तक कि जब पूरे भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म फैल रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वर्चस्व था, तब भी मिथिला जो है वो सनातन परंपरा से अपने आप को संबद्ध रखे हुए था, सनातन परंपरा का अनुपालन कर रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत आंशिक प्रभाव जो है मिथिला में पड़ा, कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसकी एक धार्मिक पृष्ठभूमि रही है। तो आप जो भी साहित्यिक रचनाएं देखेंगे उसमें जो मिथिला की प्राचीन परंपरा है, धार्मिक, कर्मकांड आदि की झलक उसमें आपको मिले। उसी तरह आर्थिक जो है मिथिला की जो आर्थिक पृष्ठभूमि रही है, मिथिला कृषि के क्षेत्र में जो है वो कृषि और पशुपालन ही वहाँ का मुख्य व्यवसाय है, और वो प्राचीन काल से ही। उसी तरह सामाजिक पृष्ठभूमि, तो इसमें ये सब आपको जो है वो पढ़ना होगा और समझना होगा। इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मैथिली साहित्य का काल विभाजन जो दूसरा टॉपिक है। सेक्शन ए में आपने मैथिली भाषा का काल विभाजन उसमें देखा था, और इसमें जो है मैथिली साहित्य का काल विभाजन है। क्योंकि साहित्य इतिहासकारों द्वारा किसी भी साहित्य का, भाषा साहित्य का काल विभाजन किया जाता है, और काल विभाजन में उसके दो तीन पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर काल विभाजन किया जाता है। जैसे किसी काल विशेष में रचना प्रवृत्ति की जो बाहुल्यता है उसके आधार पर विद्वानों द्वारा काल विभाजन किया गया है मैथिली साहित्य में। फिर
किसी प्रतिभाशाली रचनाकार के रचनाओं को ध्यान में रखते हुए काल विभाजन किया गया है, जैसे विद्यापति युग और चंदा झा युग। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं उन्होंने मैथिली साहित्य का काल विभाजन आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में किया है। और इसमें विभिन्न विद्वानों ने जो काल विभाजन किया है उसके लिए अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं। और अन्य विद्वान ने जो मत दिया है उसके विरोध में उन्होंने अपना एक तर्क दिया है और एक मत दिया है। तो काल विभाजन में यही पढ़ना होता है और परस्पर तुलनात्मक ढंग से जो है विभिन्न विद्वानों ने जो काल विभाजन किया है उसकी समीक्षा करनी होती है। तो यही इसमें पढ़ना होता है। इसमें खास करके आदिकाल पर विद्वानों के बीच विवाद है। विद्वानों का एक वर्ग जो है आदिकाल का प्रारंभ 800 ईस्वी से मानता है, दूसरा वर्ग 1000 ईस्वी से मानता है और तीसरा वर्ग 1300 ईस्वी या 1350 ईस्वी से मानता है। तो इसमें काल विभाजन में यही पढ़ना होता है। फिर है अगला प्राक विद्यापति साहित्य। प्राक विद्यापति साहित्य, तो इसमें क्या है? प्राक विद्यापति साहित्य से तात्पर्य है विद्यापति से पहले जो मैथिली साहित्य में कुछ छिटफुट रचनाएं हुई हैं। वैसे तो मैथिली साहित्य का जो है माना जाता है विद्यापति से ही, लेकिन उससे पहले भी मैथिली साहित्य में कुछ रचनाएं हुई जिसे प्राक विद्यापति साहित्य कहा जाता है। ये लिखित में भी है और लिखित में भी है। लिखित में जैसे प्राकृत पेंगलम है, फिर आपका प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर, ये सब सिद्ध साहित्य से प्रारंभ होता है। फिर प्राकृत पेंगलम है जो छंद साहित्य है और वर्ण रत्नाकर है, ये लिखित साहित्य है। उसी तरह अलिखित साहित्य भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि श्रुति के माध्यम से लोक साहित्य। तो ये जो है प्राक विद्यापति साहित्य में जो है विद्यापति से पहले जो रचनाएं हुई हैं उसको पढ़ना होता है और उसी पर प्रश्न होते हैं। बहुत आसान है, आप अगर एक बार पढ़ के समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चौथा है विद्यापति आहुनक परंपरा। विद्यापति और उसके बाद जो है जो रचना परंपरा चली, चूँकि विद्यापति ने लोक भाषा में साहित्य रचना की प्रणाली उन्होंने विकसित की, क्योंकि उस विद्यापति से पहले जो है वो संस्कृत भाषा में ही साहित्यिक रचनाएं होती थी। विद्यापति ऐसे पहले कवि साहित्यकार थे जिन्होंने लोक भाषा को साहित्य में प्रश्रय दिया और लोक भाषा को अपनाकर साहित्यिक रचना की। और उनकी रचना जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित जो श्रृंगारिक रचना है वो इतनी प्रसिद्ध हुई पूरे भारतवर्ष में कि विद्यापति के बाद जो है जितने भी साहित्यकार आए, जितने भी कवि आए, उन्होंने विद्यापति की प्रणाली जो थी, उनकी जो शैली थी, भाषा, भाव, सबको अपनाया और उसी तरह से विद्यापति की तरह ही उन्होंने रचनाएं प्रारंभ की। उसका विषय होता था राधा कृष्ण का प्रेम और रस होता था उसमें श्रृंगार रस। और विद्यापति ने जैसे कोमलाकांत पदावली जो संगीतात्मकता थी, उसमें संगीतबद्ध था, जितने भी पद थे बस उसी को अपना करके सारे कवियों ने श्रृंगारिक राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित रचनाएं की। और 300 साल के एक लंबे कालावधि तक ऐसी ही रचनाएं चलती रही। तो उसी को कहा गया है विद्यापति और हुनक परंपरा। ये परंपरा जो है विद्यापति ने जो डाली थी वो 300 साल तक समूचे भारतवर्ष में, खास करके समस्त पूर्वांचल और नेपाल में यही धारा बहती रही। श्रृंगार रस, राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित पदों की रचना।
तो इसमें जो है उसी को पढ़ना होता है। और कवियों ने विद्यापति के नाम पर ही जो है उसी तरह से नाम रख करके उमापति, रमापति, नंदीपति, रत्नपानी, हर्षनाथ झा आदि कई सारे कवि हुए। इसमें कई जो है विद्यापति के समकालीन भी हुए हैं और विद्यापति के बाद भी। तो किसी कवि में ऐसा साहस नहीं हुआ कि विद्यापति की रचना प्रणाली को छोड़ करके अपनी मौलिक प्रणाली वो अपनाते। तो विद्यापति की परंपरा में जो है यही आपको पढ़ना है, विद्यापति और हुनक परंपरा। पांचवा है मध्यकालीन मैथिली नाटक। मध्यकाल में जो है विद्यापति की जो परंपरा थी, जो रचना शैली थी, वो केवल काव्य में ही नहीं, पद्य में ही नहीं, कविता में ही नहीं, बल्कि वो नाटकों में भी उतर आया। मध्यकाल में चूँकि विद्यापति जो है वो उनका काल माना जाता है 1350 ईस्वी, 14वीं शताब्दी में, तो मध्यकाल का वो काल है। तो मध्यकाल में जो है नाटकों में भी विद्यापति की शैली की झलक देखने को मिलती है। और मध्यकाल को कई विद्वानों ने नाटक काल भी कहा है, क्योंकि इस काल में बहुत सारे नाटकों की रचनाएं हुई हैं। उन नाटकों को 3 भागों में बांटा गया है सिलेबस के अंतर्गत, इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला है कीर्तनिया नाटक। कीर्तनिया नाटक जो है वो मिथिला में थी, मिथिला क्षेत्र में कीर्तनिया नाटक। अंकिया नाट का विकास जो है वो असम में हुआ, और नेपाल में भी मैथिली नाटक रचे गए। तो कीर्तनिया नाटक की अपनी विशेषता है, अंकिया नाट की अपनी विशेषता है, और नेपालक मैथिली नाटक की अपनी विशेषता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं मध्यकालीन मैथिली नाटक में, और इसमें आपको ये समझना होगा कि ये मध्यकालीन मैथिली नाटक जो है, ये नाटक का जो विकास है विधा के अंतर्गत उससे अलग है। नाटक विधा का विकास जो सिलेबस में है आपको वो अलग है, वो अलग पढ़ना होगा। लेकिन इसमें जो है मध्यकालीन मैथिली नाटक की जब बात करेंगे तो इसमें यही आते हैं कीर्तनिया नाटक, अंकिया नाट और नेपालक मैथिली नाटक। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कीर्तनिया नाटक की विशेषता और उसका अंकिया नाट से तुलना करने के लिए कहा जाएगा कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर है। उसी तरह नेपालक मैथिली नाटक है। तो ये बहुत रोचक टॉपिक है, और इसमें जो है आपको बहुत सारे तथ्य हैं, उस तथ्यों को आपको जानना होगा, और एक बार समझ जाएंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि तीनों नाटकों में क्या क्या अंतर था। फिर आपको प्रश्न अगर पूछे जाएंगे इस पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आंसर लिखने में। अब ये छठा है मैथिली के लोक साहित्य। मैंने कहा था कि लोक साहित्य जो है वो अलिखित साहित्य है, और ये श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। और लोक साहित्य को भारतीय समाज की आत्मा कहा गया है। उसी तरह मिथिला समाज का ये जनजीवन का, मिथिला समाज के जनजीवन का दर्पण इसको माना गया है लोक साहित्य को। चूँकि लोक जीवन की आत्मा जो है वो लोक साहित्य में ही बसती है। और लोक साहित्य क्या है? लोक मतलब आम आदमी। आम आदमी जो है, जो लोक से तात्पर्य ये है कि जो ऐसा वर्ग जो अभिजात्य चेतना से असंपृक्त रहा, और वो जो है इसमें लोक साहित्य में लोक गाथा है, लोक गीत है, लोक नाट्य है, ये सब जो है लोक कथा है, ये सब इसमें आते हैं। तो यही आपको पढ़ना होगा। तो लोक गाथा में क्या है, हर एक जो सामाजिक वर्ग है उसका अपना अपना जो है एक वीर पुरुष उनका है जिनको वो पूजते हैं, पूजा करते हैं, और उसी वीर पुरुष के जीवन पर आधारित एक लोक गाथा का विकास हुआ है। जैसे सलहेश,
छेछन, दुलरा दयाल, वीर लोरिक आदि जो है, दीना भद्री आदि जो वीर पुरुष हैं, उनके जीवन पर आधारित लोक गाथा का विकास हुआ है। और लोक गाथा जो है वो गेयात्मक होता है। तो लोक गाथा पढ़ना है। फिर लोक कथा है। लोक कथा जिसे खिस्सा पिहानी कहते हैं, जो मिथिला में बहुत सारी लोक कथाएँ, दंत कथाएँ जो हैं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। जैसे मधुश्रावणी की कथा, जितिया व्रत कथा है। तो इस तरह की जो है छठ व्रत का कथा, तो इस तरह की कथाएं जो हैं वो लोक कथा के अंतर्गत आती है। फिर हुआ लोकगीत। लोकगीत में क्या है? लोकगीत में विभिन्न जो सामाजिक संस्कार होते हैं मिथिला में, उसके लिए सभी मौसम के भी अलग अलग गीत हैं। और सामाजिक संस्कार जैसे मुंडनक गीत, उपनयनक गीत, विवाहक गीत, दुरांगमनक गीत, होली के गीत। तो हर पर्व त्योहार का, हर मौसम का अलग अलग लोकगीत है और अधिकतर ये मिथिला की महिलाओं में प्रचलित है। तो वही लोकगीत हुआ। फिर लोकनाट्य है। लोकनाट्य क्या है? लोकनाट्य को दृश्य काव्य कहा गया है। और लोकनाट्य जो है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होता है। जैसे जट जटिन, बिहुला का नृत्य आदि जो है सो लोकनाट्य के अंतर्गत आता है। अब सातवां जो है इसमें वो है आधुनिक युग में विभिन्न साहित्यिक विधा सभक विकास। आधुनिक युग जो है मैथिली साहित्य का, उसमें कैसे विभिन्न साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ वो इसमें पढ़ना होता है। तो विभिन्न साहित्यिक विधाएं क्या हैं? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, उपन्यास, कथा, नाटक, निबंध, समीक्षा, संस्मरण, अनुवाद और मैथिली पत्र पत्रिका, मैथिली मैगजीन और मैथिली न्यूज़पेपर। तो इसमें जो है सो आधुनिक काल में कैसे विभिन्न साहित्यिक विधाओं का मैथिली साहित्य में विकास हुआ है वो इसमें पढ़ना होता है। तो ये 7 जो हैं टॉपिक इसमें हैं। प्रथम पत्र के सेक्शन ए में भी 7 टॉपिक थे और सेक्शन बी जो है, जो साहित्य का इतिहास है, इसमें भी 7 टॉपिक ही हैं। बहुत आसान है, बहुत कम समय में तैयारी इसकी हो जाती है। अब द्वितीय पत्र जो है, आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है।